Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, we are in the regular class और regular class क्या है जी जिसमें हम concept डिस्कस करते हैं. लेकिन आज तो भाई ट्यूसडे और ट्यूसडे तो क्विज डे होता है जी. तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे क्विज. सो क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं को ही एनालिसिस करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट माय क्लासेस की अदर क्लासेस क्या है. The first one, you can join me in my regular class जो कि अभी है 5 PM पर. ओके, सभी लोग जानते हैं. और कब होती है जी? ये मंडे टू फ्राइडे होती है जी. तो दैट मीन्स मंडे टू फ्राइडे आप मुझे कहाँ वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर ज्वाइन कर सकते हैं 5 बजे अब मेरी रेगुलर क्लास में. और देखिए साथ में चला हुआ है 45 डे का क्रैश कोर्स मंडे टू फ्राइडे 11:30 AM पर. सो वो कहाँ? वो भी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर. तो ये क्या है वाईफाई स्टडी CSIR नेट? देखिए, वाईफाई स्टडी CSIR नेट यूट्यूब पर एक चैनल है. आप वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद मेरी जितनी भी प्रीवियस और ओल्ड वीडियोस हैं सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट मीन्स क्या फायदा है कि भाई पुरानी अच्छी जो वीडियोस हैं हमारी, आप चाहते हैं कि उनको भी एक्सेस कर लिया जाए, किसी कारणवश ना देख पाए हों दैट डे, तो आप वहां जाकर के एक्सेस कर सकते हैं. प्लेलिस्ट में जाना है आपको और एकदम से मिल जाएंगे. तो क्या सर ये वाईफाई स्टडी पर ही क्लासेस होती है या कहीं और भी क्लासेस होती हैं? तो नेचुरल क्वेश्चन मन में आता है जी. जी हाँ, बिल्कुल मैं आंसर करना चाहूँगा. यस, मेरी अदर क्लासेस भी हैं. क्या है अदर क्लासेस? हैं फ्री क्लासेस. सो ये फ्री क्लासेस कहाँ पर होती हैं जी? अनअकैडमी पे होती हैं जी. सो कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके लिख दिया तो आपको एक ऐप मिलेगा और उस आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है. जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव जस्ट क्रिएट ए अकाउंट, साइन अप कर लीजिए. बहुत ही थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ चीजें हैं उसमें जो आपको फॉलोअप करनी है अबाउट यू. सो जस्ट जैसे ही आपने भी अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट करने के बाद आपको क्या करना है जी? कैटेगरी में जाना होगा और वो सारी स्पेशल क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो. वहाँ स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको. सो उन ऑप्शन में से आपको चूज करना है स्पेशल क्लास का और आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे. ये होती है जी 9:30 PM पे. बट इन जनरली ध्यान रखिएगा जी, मैं चेंज करता रहता हूँ टाइम, इसीलिए अब बेटर होता है कि आप इन्वॉल्व हो जाए, इनरोलमेंट कर लिया कीजिए क्लास में, और अदरवाइज फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिए सो दैट यू विल गेट माय नोटिफिकेशन. ओके, नाउ देन अनदर वन इज ए प्लस क्लास. प्लस क्लास क्या होती है जी? प्लस क्लास होती है जी 7 PM पर ऑन अन अकेडमी पर प्लस क्लास. लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मिल पाएगी आपको. इस क्लास में ऐसा क्या होता है सर इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट कोर्स को, हम डिस्कस करते हैं थ्योरी को, की पॉइंट्स को, और फोकस करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो CSIR में पहले आए हुए हैं. प्लस सेकेंड, जो हमें लग रहा है कि इस बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो फुल डिस्कशन होता है जी इसके अंदर. ये होती है प्लस क्लास. तो अब आपकी भी इच्छा हो रही होगी कि चलिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो मैं बता दूं आपको कैसे लेना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन. सो लेट अस कम टू दिस पॉइंट. व्हाट यू हैव टू डू, लिखा हुआ है जी हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन. व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए. जैसे ही आपने अकाउंट पहले क्रिएट कर लिया जैसे मैंने बताया, तो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेट एग्जाम बटन पे. जैसे ही आपने नेट एग्जाम की कैटेगरी में गए, यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन CSIR UGC नेट. तो भाई CSIR UGC नेट पे भी हमने क्लिक कर दिया. इसके बाद आपको ये वाला विंडो, ये वाला पेज मिल जाएगा जिसपे लिखा होगा क्रैक CSIR UGC नेट विद इंडियन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. और आपको क्लिक करना होगा जस्ट गेट सब्सक्रिप्शन पे. तो भाई हमने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर दिया. क्लिक होने के बाद क्या होगा जी? यू विल गेट दिस पेज, और जिस पे दिया है आपको डिटेल पूरी की पूरी. 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हाउ मच यू हैव टू पे, एंड 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन व्हाट यू हैव टू पे. 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का रेस्पेक्टिवली यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया गया है. ओके ना? सो इसको देख के लग रहा होगा एकदम से ले लेते हैं जी क्योंकि बहुत ही सस्ता है, ये तो कुछ भी नहीं है. लेकिन सर हम ले तो लें, लेकिन बेनिफिट क्या है? हमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई? ये तो नेचुरल है ना हमें जानना. बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जी. जैसे कि आप PDF नोट्स ले लेंगे, टीचर्स के जो भी आपको पढ़ा रहा है, मेरे हो गए, मेरे भी आपको PDF नोट्स मिलेंगे. इवन दो सारे एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं उनकी सबकी प्लस क्लासेस भी, स्पेशल क्लासेस भी, सारे क्लासेस यू कैन एक्सेस. तो यानी कि आप सबके PDF नोट्स भी ले सकते हैं. राइट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, क्लास में इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लासेस यू विल अटेंड.
सेकेंड थिंग लाइव क्लास हो गई जी। थर्ड, आपके पास जो है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में क्वेरी होती है और हम पूछ नहीं पाते, तो डाउट सेशन भी होंगे जी। सो डाउट सेशन का भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं जी। यहाँ पर डाउट सेशन भी मिलेंगे आपको। तो चलो सर ये तो हो गया, और इसके अलावा भी कोई बेनिफिट है क्या? हाँ जी, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मॉक टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स होंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको आप हो जाओगे इन्वॉल्व तो उसमें अपने आप मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 11 मंथ की बात करता हूँ, तो आप नोटिस कीजिए 11 मंथ के लिए यहाँ पर सिर्फ 963 रुपये पर मंथ आपको बताया गया है कि 963 रुपये 963 रुपीज पर मंथ पे करना है। लेकिन आपको राइट साइड क्या दिया गया है? राइट साइड आप देख सकते हैं, अरे भाई ये तो पैसे में डिफरेंस आ रहा है, जबकि मंथ में तो वही है सेम 13612 और 24 मंथ। सो ये कैसे आ गया सर? ये आ गया जी इस कोड की वजह से। वो क्या है सर? दिस इज द रेफरल कोड। क्या है रेफरल कोड? अमित S10। अमित S10। तो भाई अगर आपने अमित S10 को यूज कर लिया, आई है जी ये, ठीक है, अमित S10 को अगर यूज कर लिया, यू विल गेट द 10% ऑफ। आपको जी 10% एडवांटेज मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग, अगर आप अमित S10 यूज कर रहे हैं। तो चलिए, आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, तो बेस्ट वे है। और ये रिड्यूस कितना हो जाता है? देखो जो 963 था वो 68-66 रुपये पर मंथ हो जाता है। तो 30 भी नहीं बैठ रहा जी, 30 रुपये पर डे भी नहीं बैठ रहा, उससे भी कम हो गया। तो भाई इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो मुझे लगता है ले ही लेगा, आपका मन कर गया होगा, आप जल्दी से ले लीजिए, ठीक है जी। और मेरा यूज कर लीजिएगा आप कोड, इससे अच्छा रहेगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। दैट्स ऑल। सो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसके बारे में हम बात कर चुके हैं? अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, अदर क्लासेस के बारे में, और मेरे बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। और आज की क्लास है, आप जानते ही हैं। सो हमें दिया गया है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम c to x where x is equal to z such that z belongs in c and mod of z less or equal to 10 be an analytic function then f is 1 1 1 2। सर इसको कैसे देखें? भाई इसको देखने के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है अपनी एक नेम्ड थ्योरम को, जिसका नाम क्या होता है। चलिए पहले सबसे पहले तो उसको देखने की कोशिश कीजिए क्या है। f एक फंक्शन है आपके पास, कहां से? c से x के ऊपर। और x क्या है जी? x एक ऐसी है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? मॉड ऑफ z लेस और इक्वल टू 10 आ रहे हैं। सो नोटिस कीजिए ये तो पूरा c हो गया जी। और यहाँ पर क्या सिचुएशन आई है? ये पूरा आपका मैं कहूँ कि x है, और x के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वो दो z जिनके लिए क्या है? मॉड ऑफ z लेस और इक्वल टू c। लेकिन कहाँ बिलोंग करते हैं? ये c के ही मेंबर हैं जी, सबके सब, राइट। सो देखा जाए तो बहुत ही थोड़े से ऐसे पॉइंट आ गए जो लेस देन 10, लेस और इक्वल टू 10, यानी कि बहुत ही कम ऐसे नंबर है जिनका मॉडुलस लेस देन है। इसके बाहर तो इन्फिनिट नंबर पड़े हैं जिनका मॉडुलस आपका ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। सो दैट मीन व्हाट अबाउट दैट? तो अब हम इससे कैसे सोचे इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन क्या है? आप अपनी एक थ्योरम को याद कीजिए। क्या है थ्योरम जी? पिकार्ड्स थ्योरम। पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहती है जी? वो कहता है एवरी नॉन कांस्टेंट analytic function, every non-constant analytic function। भाई इसको थोड़ा सा अच्छा समझ जाइएगा, आप देखिए जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। sometime every non-constant analytic function can omit at most one value, at most one value। तो सर इसका मतलब क्या है? हम तो नहीं समझे, मैं बताता हूं जी, मैं इसीलिए हूं यहाँ पर। इसने कहा कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट है, क्या बात की है, ध्यान रखिएगा। इसने कहा कि एनालिटिक और नॉन कांस्टेंट कोई भी एवरी फंक्शन, तो वो एक से ज्यादा वैल्यू को ओमिट नहीं कर सकता है। दैट मींस जैसा कि इसमें आपके पास आ गया, अब बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो उसके बाहर पड़ी हैं। व्हाट अबाउट दैट? मैं कहने लगू आपके पास जी 5 प्लस 10 आई है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? इसका मॉडुलस तो ज्यादा है ना 10 से जी। तो सो दैट मीन्स एनी हाउ जिनका भी मॉडुलस ज्यादा आ गया उनको सबको ओमिट कर दिया, लेकिन वे दो पिकार्ड से हम क्या कहते हैं? सिर्फ एटमोस्ट एक वैल्यू को ही ओमिट कर सकता है। सो इससे फिर हम क्या निष्कर्ष निकालें? इसका मतलब वो फंक्शन आपका जो है नॉन कांस्टेंट नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन एफ जेड इज कांस्टेंट। सो कैसा फंक्शन है? वो कांस्टेंट है।
तो भाई कांस्टेंट की क्या नेचर होती है, ये तो ना तो 1 1 होता है जी और ना ही 1 2 होता है। यानी कि आप पूरा ओवरव्यू देखिए, आपका जो एग्जामिनर था आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था, वो सिर्फ नेचर जानना चाहता था कि फंक्शन कैसा होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट 1 1 हो 1 2 अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि ऐसा फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा या नहीं होगा जी, ठीक है। सो दैट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो हमें क्या पता लग गया, फंक्शन कांस्टेंट है और इससे क्या इंप्लाइज हो गया, f इज नाइदर 1 1 नॉट 1 2। तो क्या है ऐसा ऑप्शन, यस जी, डी करेक्ट ऑप्शन है जी, ऑप्शन मिल गया हमें, अपना आंसर मिल गया जी। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। सो स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन दे दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी है ए जिसकी डायगोनल्स पे रखे हुए हैं ए बी 3। ओके ओके, नीचे की तरफ तो सारे एंट्रीज क्या हो गई है जी, जीरो। तो कोशिश करना है इसकी नेचर को देखने का कि मैट्रिक्स कैसी है मेरे पास। ठीक है जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है मुझे, वेरी गुड। तो यानी कि जो मेरे पास डायगोनल्स पे रखे हैं वही मेरी आइगन वैल्यूज है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना जी, द मैट्रिक्स इज ऑफ 3 क्रॉस 3। तो कितना हो गया आइगन वैल्यूज उसके हो गए, आप सिंपली मान सकते हैं लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 भी 3 आइगन वैल्यूज है। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज है एक ही हमने मान ली। उसके बाद क्या भी दे, रियल एंट्रीज। ओके, इसमें सारी रियल एंट्रीज है यानी कि रियल होंगी। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 10 एंड 30। अब आप सम को तो जानते हो ना, सम क्या होता है जी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू चेन और प्रोडक्ट के लिए क्या कहा हमें, लैम्डा 1 into लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछ लिया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। जब भी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है जी। आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे केस में, हमें वी हैव टू बी थिंक अबाउट दैट कि उसकी आइगन वैल्यूज क्या है, उनमें से हमें एक रिलेशन मिलेगा, उसी रिलेशन की हेल्प से आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। सो हमें मालूम हो गया है क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जिसमें हमें क्लियर हुआ है कि आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास। हेयर व्हाट इज योर आइगन वैल्यूज, हेयर लैम्डा 1 is equal to a, lambda 2 is equal to b and lambda 3 is equal to 3। ये हमने मान लिया जी, ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं गिवन। आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो भाई गिवन है तो अब ये हमने रिलेशन बनाए हैं ना, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन। 1 2 का यूज कीजिए। फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो व्हाट वी विल रिसीव a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, एक इक्वेशन तो ये बन गई, इसको लेबल कर लीजिए कोई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब दूसरे वाले से हमें क्या मिलेगा, टू इक्वेशन से अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो वी विल गेट 3ab इज इक्वल टू 30 और दिस एम्प्लाइज दैट ab इज इक्वल टू 10। हमें वैल्यू मिल गई जी ab की, वो है आपकी 10। ab इज इक्वल टू 10, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक काफी कुछ क्लू मिल गया होगा अब तो आपको आंसर का, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। इसने क्या कहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, इन्हीं दोनों रिलेशन से जो हमें ये देगा ना, जो कंडीशन देता है, इन्हीं कंडीशनों की हेल्प से, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, कहाँ चल रहा है पेन, यस दिस प्लेस, इन्हीं कंडीशन की हेल्प से हम इस कंडीशन के लिए निकाल पाते हैं। तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई थी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दूं, व्हाट हैपन, a plus b का square is equal to what, this is a 7 square which is 49। what will be the value, a square plus b square plus 2 times of ab is equal to 49। 49 आ गया ना जी, this implies that ab की वैल्यू रख दीजिए सेकंड फोर्थ इक्वेशन से, वो 10 है 20 हो गया, that means so that what happen, a square plus b square plus 20 is equal to 49। so a square plus b square is only 29। क्या है 29, हाँ जी है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही रिलेशन दे, वो हो सकता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग पूछ ले, तो दैट मीन्स हमें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। ये सिंपल रिलेशन था डिटरमिनेट और ट्रेस का, आपको डिटरमिनेट और ट्रेस से ही रिलेशन निकालना था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं।
चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सो जी एक और क्वेश्चन आ गया। हमें क्या दिया हुआ है जी, लट हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है जी। द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ ए की पावर 100 पूछा है जी। अब ये बताइए भाई, मैट्रिक्स ही पहले ऐसी है, इनके सब का सम क्या करें। तो सम की बात की है ना जी, तो आप इनका सम देख लीजिए कभी भी ऐसा हो जाए। सो सम के बारे में पूछ रहा है जी, इनका ऐड करना है और वो भी ए की पावर 100 का। तो कैसे करें सर इसको। इसमें भी एक नेचर है, आप नोटिस कीजिए कॉलम सम कितना आ रहा है, दो 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 जीरो हो गया और क्या गया 1। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं वी आर गेटिंग 1। व्हाट हैपन, इसको ऐड करता हूं तो आई एम गेटिंग 1, एंड इफ आई एम ऐड टू दिस लास्ट कॉलम आई एम अगेन गेटिंग द 1। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। सो आपके पास कॉलम सम क्या आ गया है जी, हमेशा ही 1 1 1 एंड 1 है ना। कॉलम सम क्या आ गया आपके पास 1 1 एंड 1। सो चलिए रो सम या कॉलम सम कोई भी अगर हमारे पास एक वैल्यू आती है कोई भी के, तो हमारे पास एक रिजल्ट मिल जाता है। क्या है जी, वो रिजल्ट लिख लीजिए। क्या रिजल्ट होता है। इस मैट्रिक्स का कोई ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बस ये इसी काम के लिए थे कि सम निकालने के लिए। इफ आपके पास सिंपली लिखना है, इफ सम ऑफ ईच रो या फिर कॉलम, if sum of each row and column in matrix A is the value k, कोई भी वैल्यू के आई, आपने देखी ना एक वैल्यू के आ रही है, जबकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, उससे कोई कंसर्न नहीं है रो में है या फिर कॉलम में है मेरे पास। इफ सम ऑफ ईच रो और कॉलम इन ए इज के, आपको सिंपली ध्यान रखना होगा क्या हो जाएगा जी, देन सम ऑफ ईच रो की बात करो या आप बात करो कॉलम की, एक ही बात होती है जी। Sum of each row and column in a की पावर n is k की पावर n, a की पावर n is k की पावर n। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं भाई ये एलिमेंट्स हैं, इन सब का क्या आया 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, और आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए k की पावर 100। सो k तो क्या है हमारे पास 1 है, और ऊपर से हमें क्या कहा गया, इसकी पावर कितनी है n, n is what, you can notice that n is equal to 100 here। n is what, n की पावर 100। आपको तो कहा गया है ना a की पावर 100 के लिए सर्च करने के लिए, so that means 100। so हमने रो सम क्या देखा 100, तो that means what happen 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है ना, तो तीनों का हमने सम निकाल दिया। क्या मिल गया जी, आपको मिल गया जी 3। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज जी। अगर हम इसको निकालने चलेंगे तो बस हो जाएगा सर का दर्द, वो नहीं करना है जी, कभी भी नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे लग से नहीं पूछता है, वो हमेशा कोशिश कर रहा है ऐसा क्वेश्चन देने के लिए जिसको आप इजीली हेल कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, हमें दे दिया गया है एफ एक फंक्शन है सी से सी के ऊपर, और जो कि एंटायर फंक्शन है। देन फिर सर आपने क्वेश्चन पूछ लिया 1 1 1 2 का, अब हम क्या करें, इस बार तो हमें फंक्शन भी नहीं दिया, कोई कंडीशन भी नहीं दी है, अब हम क्या करें। अरे बाबा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है जी, सब कुछ प्रॉपर्टी यहीं पे छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है, आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है एफ। एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि सी से सी के पास जा रहा है, ठीक है जी, भेज दिया हमने सी से सी, और फंक्शन कैसा है, एंटायर है, बस यही सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसने दी थी। अब एंटायर फंक्शन है तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कांस्टेंट फंक्शन भी एंटायर फंक्शन होता है। एफ जेड में भी व्हाट, एफ जेड कैन बी द सी, सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सी कैन बी कांस्टेंट, और दूसरा क्या हो सकता है सर, हो सकता है कोई अनबाउंडेड फंक्शन जेड हो, ई की पावर जेड हो, साइन जेड हो, एटसेट्रा, ऐसा फंक्शन हो, राइट ना। पॉलिनॉमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन जो कि हमारे पास एनालिटिक है, राइट, एंटायर है, दे आर एंटायर फंक्शनिंग इन दो। सो चलिए सर, तो फिर अब हम क्या करें इसके सिचुएशन में, हम कैसे बोलें। अगर देखो नोटिस हो, आपके पास सिचुएशन दी गई, दोनों दो ही नेचर का हो सकता था वो एफजेड एंटायर होने के बाद, अगर फंक्शन एंटायर था तो दो ही नेचर हो सकती थी। अगर इसकी बात करेंगे, ये तो ना तो 1 1 है, नॉट 1 1, नॉट ऑन 2,
सो दैट मीन्स ना तो ये 1 1 है नॉट ऑन टू है, तो आंसर है सर नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं कहा सर इसने, तो 1 1 के बारे में, ऑन टू बारे में, बहुत 1 1 ऑन टू के बारे में बात की है। और अगर हमने मान लिया ये फंक्शन ले लिया, ये 1 1 भी हो जा रहा है जी और 1 2 भी हो जा रहा है, यानी कि मिसलेनियस केस आ जा रहे हैं आपके पास, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे भाई, हम अभी यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते, द आंसर विल बी द नन ऑफ दीज। ओके, सो दैट्स व्हाट एग्जामिनर ने आपको क्या किया, या तो वो फंक्शन देता, नहीं तो सिचुएशन दोनों पड़ी हुई है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर आप कहते हो f इज 1 1, तो हमारे पास एग्जांपल पड़ा है जी, लो कांस्टेंट फंक्शन है, बताओ उसको 1 1 करके कैसे करोगे। ठीक है, आप कहते हो ऑन टू, फिर हम कहते हैं कि हमारे, आप तो कहोगे ये, मैं कहूंगा ये, तो दैट मीन्स कंट्रोवर्सी होती है चीजें, हमारे पास डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शन हमारे पास एक एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, वो हम उसकी दे रहे हैं। सो द आंसर इज नन ऑफ दिस। सो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप S4 कैन हैव। हमें S4 दिया गया है और पूछ रहा है उसके नॉर्मल सब ग्रुप को। भाई ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो जिसको मालूम है वो लगाएगा और चलता बनेगा, इतनी देर भी नहीं लगाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोटल 4 होते हैं जी, पहले तो आंसर ही देख लीजिए आप, कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिटी होती है जी, S4 का आप जानते ही हैं, A4 भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी, K4 भी होता है और ये खुद S4 भी होता है जी, ठीक है जी। दीज आर द 4 नॉर्मल सब ग्रुप, दे आर 4 normal subgroup of S4. These are the only normal subgroup. So अब आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए क्या करता है एग्जामिनर इसके अलावा। ऐसा तो क्वेश्चन चलो आगे एक बार दे दिया, उसमें दोबारा कोई जरूरी नहीं देगा, आपको दे देगा जी S4/A4 डिफाइन कीजिए, S4/K4। सो कहाँ पहुंचेंगे आप, क्या मिलेगा, ये किसकी आइसोमोर्फिक स्ट्रक्चर आएगी। अब आप समझो, या पूछ ले कि ये डिफाइंड है नहीं है, तो इसका मतलब आपको पता तो होना चाहिए पहले कि ये नॉर्मल है नहीं है, क्योंकि G/H तभी हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन H इज अ नॉर्मल। ओके ना। सो ऐसी कंडीशंस पे मोर एम्फेसिस होता है आपके एग्जामिनर का, कि देखते ही जानते हैं किसका आइसोमॉर्फिक जा रहा है। सो आप ऐसा ना कोई स्ट्रक्चर लिख दें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नॉन एबिलियन पड़ा हुआ है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने सारे ऑप्शंस दे दिए एग्जामिनर ने। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। चलिए जी पहले बात कर लेते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, हम एक ही बात करते हैं। फाइव क्या दिया हुआ है हमें, एक मैपिंग है आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव के ऊपर, राइट। दैट इज किस तरीके की मैपिंग है, सच दैट हमें कह दिया गया है जी कि जो हमारे पास सच दैट है, व्हाट आर दैट, कि फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ओके, क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम बात करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के ऊपर है। सो पहले तो ऑपरेशंस देखो, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है इन ऑपरेशन को प्रिजर्व करना, राइट। इनको प्रिजर्व की बात कर रहा है। सो दैट मीन्स फाइव है हमारे पास, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड फाइव ऑफ दिस। अब आप क्या करें, आप सीधा कर लें कि भाई एलिमेंटों को लिया करो जी, ऐसे करने के लिए 1/2 का क्या वैल्यू होगा, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट विल बी इक्वल टू 0। एक और ले लीजिए आप 1/2, दैट इज व्हाट, ओके, दैट वैल्यू इज आल्सो 0.5, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 0। बट आपने अगर डिफिनेशन लगा दी क्या, फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, व्हाट हैपन, हमने 1 प्लस 1/2 ले लिया, दैट मीन्स दैट इज अ 5 ऑफ 1/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ 1/2 प्लस 5 ऑफ 1/2। इज इट ट्रू, इस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 1 की वैल्यू तो आ गई 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वन, राइट। इसकी आएगी आपके पास 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या वैल्यू आएगी 0 प्लस 0। इज इट पॉसिबल 1 इज इक्वल टू 0, नेवर पॉसिबल। तो इसका मतलब जी पहले वाले को तो खत्म कर दो जी, बिल्कुल भी नहीं है। So what about the second? Phi is mapping from R star to the R star. तो चलिए अब हम सेकंड केस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जी। ठीक है, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। So now then
अब हमने फाई ले लिया है, क्या फाई फंक्शन दिया गया है हमें किससे, देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटेंशनली क्योंकि मेरा फोकस है उन पॉइंटों पे जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। व्हाट वाई, भाई इनके बाइनरी ऑपरेशंस देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, जबकि पिछले में क्या था, एडिशन थे, राइट। सो अब इसके मतलब क्या हो गया आपके पास, होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इनटू फाइव ऑफ वाई। यहाँ वाला ऑपरेशन यहाँ आ गया और यहाँ वाला ऑपरेशन इन दोनों के बीच में है, ओके ना, दोनों प्रोडक्ट है तो देयर इज नो टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको। हमें क्या दिया गया है, सिंपली हमें क्या कहा गया कि फंक्शन है सच दैट फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो चलिए जी फाइव ऑफ हम दोनों एलिमेंटों का रख के देख लेते हैं, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, this is equal to simply mod of xy which is equal to mod of x into mod of y, that is what, phi of x into phi of y. That means this is the, yes true, this is a group homomorphism, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, for all x y belongs in the G. Next one is what, भाई नेक्स्ट दिया हुआ है हमें फाई एक होमोमॉर्फिज्म दी हुई है किससे, जेड से, और कहा जेड के ऊपर, और कैसे डिफाइन की गई है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट करके क्या आ गया है, एक्स मॉड एन। भाई इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जी, ड्यू टू द मॉडुलस क्लोजनेस हमेशा अंदर मेंटेन रहेगी, ये जेड एन के ऊपर है जी, जो भी एलिमेंट लोगे वापस वहीं पे आ जाएंगे हमारे पास, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। नन ऑफ दिस वैसे नहीं होता है जी। तो चलिए आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को, और ये भी मालूम हो गया होगा अगर जेड से जेडन के ऊपर जाए तो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म तो ये पड़ी हुई है जी हमेशा के लिए, एक्स मॉड एन वाली तो हमेशा ही मिल जाती है, ठीक है। सो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, सिंपली था, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे दो ले भी सकते हो, एक्स प्लस वाई ले लीजिए आप, फाइव ऑफ दिस दैट इज व्हाट सिंपली एक्स प्लस वाई। ओके अगर हम यहाँ इसको लेके जा रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट हैपन बाय दिस डेफिनेशन, दैट विल बिकम एक्स प्लस वाई मॉड एन, है ना, दैट्स अ मॉड एन। सो कोई नंबर आएगा और दैट विल बी ऑल ऑन ऑलवेज इन दिस वन, सो इसका मतलब x mod n y आप सर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट विल बिलोंग्स इन द जेडन ड्यू टू द mod n, ओके क्लोजनेस मेंटेन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी एक छोटा सा रिजल्ट मालूम है तो वो इसको इजीली हैंडल कर सकता है और इस क्वेश्चन को कर सकता है। सो देखा जाए, किया जाए इसको, चलिए करते हैं। हमें कहा गया है नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म जेड टू एस थ्री, अच्छा जी क्या बात हो गई, इसमें क्या दिक्कत है जी, आप देखो भाई ये तो हो गया हमारे पास जेड और ये हो गया एस थ्री, राइट, और ये हो गया जी हमारे पास कोई फंक्शन, किसकी बात की है जी, ऑन टू की बात की है जी, बस यही है जी पॉइंट, है ना। ऑन टू की बात की है तो इसका मतलब सभी पॉइंटों के लिए जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं दे हैव द प्री इमेज ओवर देयर, दे हैव द प्री इमेज हियर, ओके। ऑन टू की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया जी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कंप्लीटली क्या आ गया जी, एस थ्री। लेकिन हम तो एक रिजल्ट जानते हैं, क्या, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, क्या रिजल्ट जानते हैं, रिजल्ट हमने पढ़ा है होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो भाई ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब लेकिन हमारे पास क्या आ गया, ये तो नॉन अबेलियन आ गया है, इमेज साइक्लिक ग्रुप की ली थी हमने, दिस इज द साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, उसकी इमेज क्या आ गई, नॉन अबेलियन, तो इसका मतलब ऐसी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी ही नहीं, ऑन टू नहीं होगा जी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास जो आप एफ या फाई जो भी फंक्शन लेके चल रहे हैं इज नॉट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, सो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर आएगा जीरो या फिर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। जैसा भी आंसर दिया हुआ हो उन दोनों में से आपको एक मिल जाएगा जी। तो इट इज क्लियर टू ऑल। भाई होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, साइक्लिक की साइक्लिक होती है जी, है ना, तो इसको ध्यान रखना है हमें। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, अरे भाई वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है और बड़ा ही डरावना लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। हमें क्या दिया हुआ है,
इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। चलिए जी पहले देख लेते हैं हमें क्या कहा गया। इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट, अगर एफ डैश ए एग्जिस्ट है तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम सिंपली कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे, a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, that will be equal to the right hand derivative. So right hand derivative क्या होगा जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। बस इतना सही काम करना था जी, इसके बाद तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है, हमें कुछ नहीं करना इसमें। तो एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया था, कहा था कि ये एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है तो डेरिवेटिव के अगेंस्ट कोई वैल्यू होती है, हमने मान लिया कि जी ये k है, से दैट यू एज्यूम कि आपने मान लिया कि दिस इज द k वैल्यू है कोई। अगर k है तो चलिए एक बार इसको इसके बराबर रख देते हैं, एक बार इसको इसके बराबर रख देते हैं, तो व्हाट हैपन वी हैव टू बी सी, पहले हम इस रिलेशन को इसको और इसको देखते हैं। सो व्हाट वी विल रिसीव, देखो लिमिट है, इस वैल्यू पर तो लिमिट रहेगी लेकिन ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है f है, सो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो दैट मींस व्हाट वी विल रिसीव अ लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h minus f a is equal to minus h k, right now. So this is the thing, इसको क्या कह सकते हैं हम, that is equal to simply, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्री है इससे, ठीक है ना, 1। सिमिलरली आपने इस रिलेशन को अब यूज कर लिया सेकंड को और लास्ट को, व्हाट हैपन बाय दिस वन, यू विल गेट लिमिट h tends to 0 f a plus h माइनस एफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू एच के। भाई ये भी मिल गया हमें, दूसरी इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन 1 भी मिल गई, इक्वेशन 2 भी मिल गई। अरे भाई अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एफ ए माइनस एच की। अभी देखो अगर मुझे निकालना है इसमें से, मैं क्या करूंगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपली 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट मींस आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, आई विल गेट दिस रिजल्ट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एच, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2h के आ जाएगा जी, और इधर क्या आ जाएगा जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगी। ऐसे डिवाइड कर दीजिए भाई, तो क्या आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एच बाई h is equal to 2k, and what is that k, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एफ डैश ए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ था ना हमारा, वहीं से लेके आए थे हम इसको। सो दिस इज व्हाट, सिंपली द आंसर इज 2 एफ डैश ए। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट, आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, ठीक है। अरे वाह, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या इंटरेस्टिंग है सर इसमें, इसमें तो सिंपल लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस वाई, दो वैल्यू का मीन निकाल दिया, दोनों की इमेजेस का मीन है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन एफ एक रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन आर, और इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो भाई फंक्शन की 2 पे निकालनी है, इसके लिए तो हमें फंक्शन की आवश्यकता है। दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के, पहला या तो अपना लॉजिक लगाओ और अपने आप कंस्ट्रक्शन पकड़ लो फंक्शन का, दूसरा आप जो गिवन कंडीशन है उनसे कंस्ट्रक्शन कीजिए। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, एफ जीरो इज इक्वल टू 1 दिया गया है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि जो फंक्शन है जी वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो बस हमारे लिए ये अच्छी चीज है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1 है, एफ डैश 0 पे वैल्यू 2 है, तो कंटिन्यूअस होते ही मन में क्या आता है हमारे पास, क्यों ना भी लीनियर फंक्शन बना लें हम लोग। तो कैसा फंक्शन हम बनाएंगे, जितने आपको कंडीशन दी हुई हो, एफ एक्स यू विल कंस्ट्रक्ट दिस इज नथिंग ए एक्स प्लस बी, जितनी कंडीशन दी है उससे कम एक डिग्री का बना दीजिए। तो दो कंडीशन दी हुई थी, एक डिग्री का मैंने एक पॉलिनोमियल बना दिया, कंटिन्यूअस होता है जी ऐसा फंक्शन। अब एनी हो, अगर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सो दैट मीन्स 1 हमने इसको मान लिया जी। सो जैसे ही हमने एफ ऑफ 0 की वैल्यू को निकालने की कोशिश की, वी आर गेटिंग 0 प्लस बी
ये f0 की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1, दिस एम्प्लाइज b की वैल्यू तो आ गई जी 1, राइट। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन से f डैश x की वैल्यू पहले निकालेंगे, दिस इज a, और अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं f डैश ऑफ 0, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 2 एंड विच इज इक्वल टू a, इसने आपको एम्प्लाइज कर दिया कि a इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। a इज इक्वल टू 2 आ गया है जी, b इज इक्वल टू 1 आ गया है, तो चलिए जी एफ एक्स प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स प्लस वाई की बाई 2 की वैल्यू अगर हम निकालने चलते हैं तो नोटिस कीजिए x की वैल्यू पहले एफ एक्स बना लेते हैं, एफ एक्स क्या बन गया जी हमारे पास 2x प्लस 1, f2 की वैल्यू निकालनी है जी, देखिए 5 आ गई। आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। हाउएवर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, इस फंक्शन को डायरेक्टली लॉजिकली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा फंक्शन सोचो 0 पे वैल्यू तो आपके पास 1 आए, तो मन में यही आएगा ना कहीं x हो उसके साथ कोई 1 ऐड हुआ हो, तभी आएगा, ऐसा है ना। सो दैट्स थिंग, मतलब हम ऐसे फंक्शन को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कंडीशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ ये कंडीशंस को भी वैल्यूज दे रहा है, कंटिन्यूअस भी है पूरे आल पे, और इसको भी जो गिवन एक सेटिस्फाई कर रही है ना कंडीशन, इसको भी सेटिस्फाई करता है जी, ऐसा नहीं है, है ना। तो जब हम बनाते हैं तो हो जाता है कि हमारे पास ये वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो इसीलिए बेटर होता है कि हम डायरेक्टली रूल से बनाएं इसको। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, सो लेट अस थिंक। ओह वाओ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों जी इंटरेस्टिंग, ये तो डिफरेंशियल का है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया। कैसा फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती नहीं है, लेकिन अगर उस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट बन जाती है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और कैसी, परफेक्ट टाइप की, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया गया है जी, आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले दिया गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसके लिए पूछा है हमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। इसके लिए पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अब आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करें, सो नीचे जो जो आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं ना, उनसे आपको अप्रोच करने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स आप नोटिस कीजिए नीचे एक्स स्क्वायर है, तो नीचे वाला जिसमें वाई है तो वो तो छोड़ ही देना है, ये वाला तो होना ही नहीं है, राइट। इसके लिए हम देखते हैं, अगर मैं डी ऑफ वाई बाई एक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू। सिंपली आप सबसे पहले तो नीचे एक्स स्क्वायर ही कर देंगे ना, सो व्हाट हैपन, नेक्स्ट वैल्यू x को एज इट रखोगे और y का करोगे dy। ओके, नाउ देन व्हाट यू विल डू, y को एज इट रखोगे और you will differentiate to the x, you will get the dx। so is it you are getting clearly integrating factor क्या हो गया, this one, this implies that integrating factor of this is equal to y by x। ये सारे वो हैं जो बाई इंस्पेक्शन हमें मिल जाते हैं जी, बिल्कुल नहीं, इनको हमें थोड़ा सोचना ही होता है बस। अब इनको निकालने के लिए जरूरत नहीं है कि आप कोई रूल लगा के निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे औषध होते हैं जिनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए एक और आ गया क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई इज, अच्छा क्या किया हमने, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई दिया हुआ है जी, नीचे एक्स वाई है। अब आपको देखिए यहाँ से कोशिश करके, अगर लॉग का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, ये देखो y बाई एक्स है, नीचे x बाई वाई कभी नहीं आएगा, ये भी खत्म हो गया। x बाई वाई का करूंगा तो नीचे x बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए था जी, ये भी नहीं हुआ। तो चलिए फिर पहला ही है, वैसे तो ऑप्शन इसमें एकदम से आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहा हूँ किसको, लॉग ऑफ एक्स वाई को, व्हाट हैपन, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, यू आर गेटिंग 1 अपॉन एक्स वाई। नाउ एक्स वाई का करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू आर गेटिंग व्हाट, एक्स डी वाई, एंड देन प्लस y को एज इट रखा एंड देन dx, दैट मीन्स यू आर गेटिंग दिस टर्म ऑटोमेटिकली। सो इसका क्या फायदा हो गया जी, हमें इसका फायदा ये हो गया जी कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, दिस इज दैट वन। सो दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। था ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन से हमें बिल्कुल नहीं भागना होता है जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो ये तो हमने एकदम इजीली हैंडल कर लिया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई हमें।
मेरे यहाँ जो आपको बताने का पर्पज है वो सिंपली ये है, इन क्वेश्चंस को ये इजीली हो जाते हैं और बस थोड़ा सा थोट लगाइएगा, ना कि उधर भागने लगे ऑप्शन से होते हैं जी ये। ठीक है, कभी इसको सॉल्व करने लगो, डेल एम बाई डेल वाई निकालो, डेल एम बाई डेल एक्स निकालो, फिर कोई रूल लगाओ उन चारों रूलों में से। उससे बेटर है सबसे पहला रूल लगा लीजिए बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, ओके, एक और दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। देखो जी, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना है, रिजल्ट लिखा हुआ है आपके पास, क्या है, किसको कहा है इसने नॉट इक्वल टू जीरो, इसी को, तो इसने तो हिंट ही दे दिया आपको, है ना। आपके पास परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके, और आपको कहा कि एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिंपली क्या हो जाएगा जी, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और उसको तो कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल ट्रिवियली आउट हो रहे हैं जी, ऑप्शन बहुत ही अच्छे से आउट हो रहे हैं, एग्जामिनर ने ऑप्शन ही बहुत ही आसान बनाए हैं, तो यानी कि तो रिजल्ट भी आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ऐसा मत सोचिएगा कि रिजल्ट नहीं आते हैं जी, रिजल्ट भी आ जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से ऐसी बातें पूछ लेता है जो बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल होती हैं, जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बात पूछेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, तो चलिए है, अरे वाह भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिजल्ट पे ही बेस्ड है। क्या कहा गया है, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको कैसी दी गई है, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म की दी है ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने कहा एफ वन एक्स वाई एंड वाई डी एक्स प्लस, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है बट वाई का मल्टीप्लीकेशन है डी के साथ, राइट। नाउ देन सेकंड वर्ड, एफ टू एक्स वाई and x dy is equal to 0, x dy is equal to 0। तब हमसे बात की है इसने जी, f2 xy x f1 xy y dx plus f2 xy x dy is equal to 0, यानी भी फंक्शन, यहाँ पर भी फंक्शन xy का है, लेकिन यहाँ x और यहाँ y, इन दोनों को ध्यान रखना है जी, y के साथ x आ गया, x के y साथ आ गया, तब आपके पास क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जी। सो पहला ऑप्शन दिया है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा दिया गया है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थर्ड दिया गया है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज प्रोवाइडेड बाई, बस वाह, ये प्रोवाइड वाली बात दे दी ना जी, जहां यही आंसर है जी, एम एक्स माइनस एन वाई, आंसर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड वाली बात ना तो ऊपर लैंग्वेज में आई है और ना ही नीचे आई है, तो रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं, क्या आगे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं या हमारा वर्क फिनिश हो गया, तो लेट अस सी दैट कि वी हैव क्वेश्चंस और नॉट। सो यस, वी हैव एन अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया गया है जी, हमें दिया गया है इफ 1/n, आपके पास ऑब्वियस सी बात है, देखो इसमें चीज छुट्टी हुई है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, डेफिनेटली दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इफ पूछा गया है 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, है ना, किसमें, इन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में, तब की बात है, से ऑफ एक्स, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जी, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। सो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, e टू द पावर एफ वाई, e पावर दिस, ये तो बिल्कुल डिस्कार्ड है जी, ये भी खत्म, द ओनली द वन इज द ऑप्शन e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो आई एफ इज व्हाट, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो भाई ये ऐसे हैं जो डायरेक्टली देखा जाए तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड थे। मे बी ही वांट क्या दैट कि आप फार्मूला रिकॉल कर लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समझ लें कि सिंपली हमारे पास क्या है ना। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम जान चुके हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, एक ऐसा फैक्टर जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट ना हो, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स ना हो, तो हम कहते हैं कि इसको एग्जैक्ट क्या बना सकते हैं, तो हमने कहा था कि यस वी कैन कंस्ट्रक्ट द एग्जैक्ट, उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो व्हाट टाइप ऑफ द रूल कैन बी देयर, दे आर सम रूल्स जो कि इन्होंने क्वेश्चंस की हेल्प से आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है ना। तो चलिए
आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो हैं फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन है फ्री क्लासेस? बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। कौन सी क्लासेस होती हैं जी? वो होती है जी स्पेशल क्लासेस। लेकिन कहाँ होती है जी? अन अकेडमी पर होती हैं जी। सो व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके अपने अकाउंट बना लीजिए, और उसके बाद आप उसमें आ जाइए, सो दैट आप 9:30 पे होती है जनरली। ठीक है, चलिए फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा मेरे नाम से सर्च करके, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।